गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। हम्म सो लास्ट क्लास में आपने कुछ पढ़ा था, असाइनमेंट मेरे पास तो एक ही पहुंचा बेटा। यस सर। सर आपने बोला था कि सबमिट कर देंगे सर, वो लेकिन ना वो शो हो रहा है कि डेडलाइन ओवर हो गई है। कल शो हो रहा था ये। ओके, तो डेडलाइन के बाद सबमिट नहीं होता है। डू वन थिंग, उसकी डेडलाइन एक दिन की और बढ़ा दो। आप सभी ने कर लिया है बेटा? असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है आप सभी ने कि नहीं? यस सर। सरगम के अलावा बाकी लोग भी? चलो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ क्वेश्चन नंबर 1? आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट। यस सर। ओके, I'll give you a brief idea about the logs. Logs तो बेसिक पॉइंट जो आपने पढ़े होंगे, लेट अस से, चलो 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा लॉगरिथम पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा लॉग का जो यूज है वो किस लिए होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाई डू वी यूज लॉग? हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो जब हम बहुत लार्ज कैलकुलेशंस की बात करते हैं, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी एंड डिवीजन ऑफ लार्ज क्वांटिटी या पावर वाली क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो उन कैलकुलेशंस में हमें बहुत टाइम लग सकता है। सो टू सिंप्लीफाई दोज कैलकुलेशंस वी हैव यूज्ड लॉग स्केल। लॉग का मतलब क्या होता है? इफ आई से इट एज a to the power b is equal to c. थोड़ा ध्यान देना, there is a number a, there is a number b and a to the power b is equal to some value c. तो log इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? I'll say it as take log both sides, so you will write as log of c is equal to b log of a. ठीक है, इट मीन्स लॉग बेसिकली क्या बताता है? लॉग टेल्स यू इफ आई राइट इट एज 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, एंड अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई राइट इट लाइक दिस, लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज 3. सो देर आर टू कंपोनेंट्स इन लॉग. पहला चीज होता है बेस, दिस इज बेस, and this is the number for which we are taking the log. तो log हमको क्या बताता है? log tells us number is what power of base. Are you getting this point or not? log का मतलब क्या है? any number is what power of the base that we are taking it in a log. So logarithm मतलब log explains number is what power of its base. Means if I ask you, if I write down this thing as log of 16 base 2, bolo what will be the value? 16 is what power of 2? 4. 2 to the power 4 कितना होता है बेटा? 16 होता है. तो 16 is what power of 2? It is 4. If I ask you log of 25 base 5, what does that mean? 5 का कौन सा पावर 25 होगा? कितना पावर 25 के बराबर होगा? So 5 square is 25. 5 square is 25. Square मतलब how much power? 2. तो log की जो वैल्यू है वो आपको पावर के बारे में बताता है. log tells us कि कोई भी नंबर जो आप जिसका log ले रहे हो वो बेस का कौन सा पावर है. Is that understood or not?
मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं log m बेस n इज इक्वल टू x, तो बताओ इसका मतलब क्या है? इट मींस कि ये जो m नंबर है वो n टू द पावर x के बराबर है। सो आई राइट इट एज, इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू n टू द पावर x। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ log इज। तो कभी भी आप log की बात कर रहे हो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में, log को अगर आप यूज कर रहे हो तो बेसिकली log हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द पावर फंक्शंस। तो जैसे मान लो अगर अब मैं आपसे बात करूं व्हाट इज log 81 बेस 3, तो इसका मतलब आप क्या चेक करोगे? 3 की कौन सी पावर 81 के बराबर है? व्हाट विल बी दैट वैल्यू? कितना होगा बेटा? 4। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लिटरल मीनिंग ऑफ लॉग। तो पहले तो आपको लॉग की मीनिंग का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर उसके यूजेस की हम बाद में बात करेंगे। सो हैव यू अंडरस्टूड द वन बेसिक फैक्ट कि लॉग का मतलब क्या है? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। कोई दिक्कत है बेटा? चलो लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। तो पहला चीज तो हम समझ गए व्हाट इज लॉग। लॉग क्या है? लॉग एक्सप्लेन्स अ नंबर इज व्हाट पावर ऑफ इट्स बेस। ऑब्वियसली अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि लॉग m बेस m, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी बताओ? व्हाट विल बी दिस वैल्यू? ये नंबर m का कितना पावर है? ऑब्वियसली 1। तो if number and base are equal, the log value will always be 1. If I write it as log of 2 base 2, it is always 1. I write it as log of 3 base 3, it is always 1. तो अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली पावर क्या होगा? 1 होगा। ये बेसिक पॉइंट है लॉग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लॉग कौन कौन सा यूज करते हैं उसकी बात करें। सो इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वी यूज 2 टाइप्स ऑफ लॉग्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज न्यूमेरिक लॉग। नेचुरल लॉग के लिए we use e as a base। आप सभी e के बारे में जानते हैं। e is a Ural number which is having the value as 2.718। जैसे पाई एक नंबर है वैसे ही e एक कांस्टेंट नंबर है। इट इज कॉल्ड एज यूरल नंबर। या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो जो भी चीजें ई से रिलेटेड होती हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज बोलते हैं। तो दिस ई वैल्यू अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। एंड ऑब्वियसली नेचुरल लॉग जो यूज होता है वो कैलकुलस में यूज होता है। कैलकुलस का मतलब है इट इज यूज्ड इन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वहां पे जो भी लॉग की वैल्यू आएगी वो बेसिकली कौन सा लॉग होगा? दैट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल लॉग। वो न्यूमेरिक लॉग नहीं होगा, नेचुरल लॉग होगा। मतलब उसका बेस क्या होगा? उसका बेस ई होगा। एंड न्यूमेरिक लॉग जो हम नॉर्मल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, जो आप 10th में हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ रहे थे या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने की होंगी 10th में, वहां पर लॉग स्केल को यूज करते थे। वो कौन सा लॉग है? दैट इज अ न्यूमेरिक लॉग, जिसमें हम बेस क्या लेते हैं? वी टेक द बेस ओवर हियर एज 10। ठीक है, तो जैसे आपको याद है बेटा log 2 की वैल्यू आपने यूज करी होगी। कितना होता है log 2 का वैल्यू? एनीबडी रिमेंबर दैट? 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 0.4771।
ठीक है ना। सो ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, जो आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में करी भी होंगी। तो ये हमारे लिए न्यूमेरिक लॉग है और ये हमारे लिए नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग हमेशा कब आएगा बेटा? जब भी हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, कैलकुलस स्टडी करेंगे या फिर कैलकुलस का कहीं पर इस्तेमाल करेंगे, वहां पर जो भी टर्म आएगा वो हमेशा नेचुरल लॉग के टर्म्स में आएगा। और अगर हमको कैलकुलेशंस करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? तो फिर हमको उसको न्यूमेरिकल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉग टेबल हम बनाते हैं उसमें बेस हम हमेशा क्या रखते हैं? उसमें हम हमेशा बेस को 10 रखते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्या हुआ? आज तुम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया क्या? नाश्ता कर लिया कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही आज तुम लोगों की। How many of you are present? First of all, let me check this. अगम, अंगद, अनसुया, अर्नव, कर्तव्य, कृषा, सरगम, शोभित एंड तमन्ना। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन अनुसुया के साथ। हाँ बेटा, टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव टू कैलकुलेट log of $225, बेस 15, कितना होगा वैल्यू? फिफ्टींथ का कौन सा पावर 225 है? 15 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225 होता है कि नहीं होता है? तो 15th का कौन सा पावर है 225? सेकेंड पावर। मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ठीक है। लॉग एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स नंबर इज व्हाट पावर ऑफ इट्स बेस। अब यहां पर ध्यान देना, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड यू ऑल नो दैट। रिपीट इट विद मी, लॉग ऑफ m into n, what is that value means? क्या होता है इसका मतलब? log m plus log n। ये आपने 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना। log of m डिवाइडेड बाई n क्या होता है बेटा? it is log m minus log n. if I say it is log of m to the power n, क्या होता है? it is n log m। अच्छा, नॉर्मली जब हम log लिखते हैं, है ना, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये log जो है वो बेस 10 है। कैलकुलस में जब हम लिखते हैं तो log बेस e जनरली नहीं लिखते हैं, इसको हम नेचुरल log दैट इज ln से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ln लिखा है, इसका मतलब है इट मींस नेचुरल लॉग, दैट मींस लॉग हैज बेस e। और अगर नॉर्मली लॉग लिखा हुआ है तो जो हम कैलकुलेशंस में यूज कर रहे हैं उसका मतलब बेस 10 है। तो आपको नोटेशन से भी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा नेचुरल लॉग है और कौन सा कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाला न्यूमेरिक लॉग है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम डील कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डीपीपी में जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज और हैं कि आप बेस को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो बेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉग में क्या कंडीशन होता है। आई कैन राइट इट एज लॉग ऑफ बी बेस ए एज log of b divided by log of
a टेकिंग अ कॉमन बेस, कोई कॉमन बेस अगर हम ले लें तो log ऑफ b बेस a का मतलब हुआ log b अपॉन log a। एनी कॉमन बेस यू कैन टेक इट एज, आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कोई भी एक अलग नंबर ले सकते हो, या यू वांट यू कैन टेक द सेम नंबर ऑल्सो। सो यहां से ये वैल्यू का मतलब ये चेंज आ जाता है। इट मींस अगर मेरे को चेंज करना है, लेट अस से सोचो अगर हमको नेचुरल लॉग और log 10 में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, log ऑफ 10 बेस e। Can I write this value as log of e divided by log of 10 and keeping the value as base as, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? कोई भी बेस हम ले सकते, तो हमने e बेस ले लिया। एनी प्रॉब्लम विद दिस? What is this value? Log e base e 1, तो ये वैल्यू क्या हो गया? दिस इज 1 बाई log ऑफ e बेस 10। मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर अगर हमने ये बेस है, ये नंबर है, यहां पर देखो ये बेस है, ये नंबर है, अगर हम बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। मतलब इफ आई राइट इट एज log ऑफ a बेस b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। तो 3 ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी ही थी, चौथी प्रॉपर्टी भी अब आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम बेसिस को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? द क्वांटिटी गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये 3 4 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जिनको हम यूज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल लॉग लिया जाए और लॉग लिया जाए, दैट इज बेस 10 लिया जाए, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? नेचुरल लॉग की वैल्यू ज्यादा होगी या बेस 10 की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिस लॉग का बेस कम होगा उसके लिए पावर हमेशा ज्यादा होगी। तो अगर हम यहां पर नेचुरल लॉग किसी नंबर का लेते हैं n नंबर का, और बेस 10 अगर n नंबर का लेते हैं, तो वी विल ऑलवेज राइट इट एज नेचुरल लॉग ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन log n बेस 10। क्यों? क्योंकि बेस अगर हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लॉग हमें क्या बताता है? लॉग टेल्स अस अबाउट द पावर। तो नेचुरल लॉग की वैल्यू हमेशा बेस 10 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें यूज करना है। आई सपोज सबके पास डीपीपीज हैं बेटा? यस सर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली बात तो इसमें जो लॉग दिया हुआ है ना बेटा, पहले क्वेश्चन में वो किस तरीके का लॉग है? दैट इज बेस 10 या फिर बेस ई? बेस 10। कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस इट इज ऑलवेज बेस 10। तो बताओ फर्स्ट को आप क्या लिखोगे? यू विल राइट इट एज लॉग ऑफ 25 प्लस log 4 माइनस log 5 इज इक्वल टू, क्या हम इसको log को पूरे को, इन सभी नंबर्स को एक साथ ले सकते हैं? बताओ क्या होगा? एडिशन ऑफ log का मतलब क्या हुआ? नंबर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइड होंगी। log m प्लस n का मतलब क्या होता है? log m इंटू n। तो ये नंबर क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम एज 25 मल्टीप्लाइड बाई 4। एंड माइनस log 5 का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब डिवीजन, सो डिवाइडेड बाई 5। दिस वैल्यू कितना होगा बताओ? ये वैल्यू
ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, log e 8, मतलब ये कौन सा लॉग है? दिस इज अ नेचुरल लॉग। जहां पर भी बेस e होगा वो क्या है? नेचुरल लॉग। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें 2 के टर्म्स में लिखनी, तो बताओ क्या लिख सकते हो इसको? log e 2 to the power 3 लिख सकते हैं। एंड log m to the power n क्या होता है बेटा? n log m। So it is 3 log e2, option C. Question number 3, log 15, you have to break it into 3 and 5. क्या लिखोगे बेटा log 15 को? You will write as log of 5 into 3, मतलब log 5 plus log 3। Question number 4, done or not? आंसर। Sum of first 20 numbers, तो how will I go ahead? 20 numbers दोनों सारी numbers को अगर हम लिखें 1 2 3 and so on, तो ये जो numbers हैं sum of first n numbers क्या होता है बेटा? Sn, n by 2 into n plus 1, यही होता है? हाँ, यस सर। यही होता है। सर 2a plus n minus 1 अच्छा ठीक है, आप वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे लिख दो। तो यू विल राइट इट एज Sn इज इक्वल टू, देखो बेटा दो तरीके के मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे। एक था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। दूसरा ये था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2a दैट इज 2 into 1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा? 1 होगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू भी क्या बन जाएगा बेटा? n/2 2 plus n-1, which is once again how much? n into n plus 1 by 2. तो sum of first n numbers is always n into n plus 1 by 2। इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कितने नंबर्स का सम चाहिए हमको? 20 नंबर्स का। तो सम ऑफ 20 नंबर्स कितना हो जाएगा बेटा? 20 into 20 plus 1 divided by 2। How much it is? 210। Question number 5, 5 आंसर। किस तरीके का सीरीज है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। व्हाट इज a? a इज अ फर्स्ट टर्म। कितना है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r कितना है बेटा? r इज 1/3। So how much it will be? 2/3, that is 3/2। 1 minus 1/3 is 2/3। 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/2। क्वेश्चन नंबर 6, डन और नॉट? यस सर। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, √i1 प्लस √i2 डिवाइडेड बाई √i1 माइनस √i2 इज इक्वल टू 5/3। तो इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? √i1 बाई √i2 कितना मिल जाएगा बेटा? ये 5 + 3 अपॉन 5 - 3 विच इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4/1। तो √i1 बाई i2 इतना मिल गया। हमको क्या चाहिए? वी नीड i1 बाई i2। तो i1 बाई i2 कितना हो जाएगा? 16:1। क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा बेटा?
7 plus 8 upon 7 minus 8, that is minus 15. Question number 8, done or not? Done. Question number 9. Question number 13. Anybody has any issue, you can ask me now. 13, 14, 15. 13, Sir, can you tell 14 now? 14. Initial velocity is v and final velocity is v by 2. Then find out the percentage change. Beta, how do I find out the percentage change? हम क्या देखते हैं? K final by K initially तो देखते हैं ना बेटा? फाइनल अपॉन इनिशियल, उसी से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलता है. क्या होगा बेटा? हाफ m इंटू वी बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m इंटू वी स्क्वायर. कितना हुआ बेटा ये? 1/4 मतलब 0.25, मतलब कितना हुआ? परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 25% हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो 25% अगर हुआ है तो कितने से डिक्रीज हुआ है? 100% होता है कोई क्वांटिटी, अब 25% रह गया तो कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 75% से. सो इट विल बी 75% डिक्रीज. चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर is 4%, then find out change in length of the square. तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो I have been provided area change डेल्टा A by A, ये वैल्यू हमको दिया है 4%, है ना? अच्छा, एरिया और साइड में या लेंथ में क्या रिलेशन होता है बेटा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, और स्मॉल चेंज के लिए हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? कैन आई राइट इट एज डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल अपॉन एल. ये चीज हमने पढ़ा था जब हम डिराइव्ड सिचुएशंस की बात कर रहे थे. तो बताओ ये वैल्यू कितना होगा? हमको डेल्टा एल बाई एल निकालना है. डेल्टा ए बाई ए दिया है. कितना दिया डेल्टा ए बाई ए? दैट इज गिवन टू अस एज 4%. तो बताओ डेल्टा एल बाई एल कितना होगा बेटा? डेल्टा एल बाई एल विल बी 2%. ठीक है? Excuse me, sir. हाँ बेटा. सर एक बार 10th और 11th का. 10th और 11th अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा. ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी स्टार्ट कहाँ की है? ओके सर. है ना? 10th 11th 12th ये 3 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है वंस वी फिनिश ट्रिग्नोमेट्री. हाँ बच्चा. 13th. वंस अगेन 13th कौन सा सीक्वेंस है बेटा? 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लेकिन ध्यान ये रखना है यहां पे क्या हो रहा है? 1 minus 1/2 plus 1/4 minus 1/8, somewhat like this. ऐसा ही ना बेटा? हाँ. Yes, तो दिस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? यहां पर देखो माइनस साइन आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस. तो ऑल्टरनेटिवली अगर माइनस प्लस आ रहा है इसका मतलब है कि जो कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म? कैन आई से इट इज -1/2? yes. What is the ratio of these two terms? It is also 1/4 divided by -1/2, which is once again -1/2. ठीक है? तो it is just an observation. आपको सिर्फ ये देखना है. This sequence is basically written as 1 plus -1/2 plus 1/4 plus -1/8 and so on. Means I am adding these terms. -1/2 को जोड़ रहा हूँ, -1/8 को जोड़ रहा हूँ, -1/16, -1/32 एंड सो ऑन, इन सभी टर्म्स को जोड़ रहा हूँ. तो ये क्या है? समेशन है कि नहीं है? और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है बेटा?
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है ना। ओनली डिफरेंस इन दिस सीक्वेंस और जो आपको पहला सीक्वेंस जो हमें मिला था पिछले क्वेश्चन में, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? वहां पर कॉमन रेशियो पॉजिटिव था और यहां पर कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज नेगेटिव। तो व्हाट इज a वैल्यू? a वैल्यू इज 1, कॉमन रेशियो इज हाउ मच? माइनस ऑफ माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा ये वैल्यू? 3/2, 1/3/2 इज 2/3। Understood or not? Yes, sir. Any other questions? 16 to 18. 19 and 20 we will discuss it later. 16, 17, 18. Any problem? All questions are good. 17, 17 and 18 है ना? चलो 17 की बात करें, काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? p²/2m, k is equal to p² divided by 2m. This is given to us. Now it is given that if momentum is doubled, then percentage change in kinetic energy is 300%. Let us see it as kinetic energy अगर इतना है तो k final by k initial क्या होगा बेटा? मोमेंटम हमने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई p² डिवाइडेड बाई 2m। कितना आया बेटा? ये 4 आया कि नहीं आया? यस और नो? यस सर। अगर 4 आया तो इसका बताओ परसेंटेज में मतलब क्या है? इट मींस 400%। कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है तो उसका मतलब 100%, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 है मतलब 120%, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 है तो इसका मतलब 400%। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 400% है, इट मींस बताओ कितने से इंक्रीज हो गया है। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है और अब 400% हो गया, तो बताओ कितने का डिफरेंस आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाई हाउ मच परसेंट? 300%. So this statement is correct or incorrect? This statement is correct. Question number 18. Length of the cube is increased by 1.5%, then percentage change in volume. तो बताओ बेटा वॉल्यूम और क्यूब लेंथ में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू ए क्यूब होता है कि नहीं होता है बेटा? अब हमको चेंज जो दिया है वो 1%, 2% इस तरीके का दिया है, मतलब स्मॉल चेंज है या लार्ज चेंज है? इट इज अ स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज। 1% अगर चेंज दिया है, 2% अगर चेंज दिया है तो दिस चेंज इज स्मॉल, और स्मॉल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे? कैन आई राइट इट लाइक दैट? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? यस सर। व्हाट इज गिवन टू अस? क्या दिया है हमको? डेल्टा ए बाई ए इज 1.5%। तो डेल्टा ए बाई ए इज 1.5%। कितना हो गया डेल्टा वी बाई बी? डेल्टा वी बाई वी बताओ कितना हो गया? इट इज 4.5%। क्वेश्चन में क्या दिया है? जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको क्या दिया है? लेंथ ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 4%। 4% है या 4.5% है? 4.5। मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सो डीपीपी डन। Next time onwards, I'll not be discussing all the questions until unless you are not going to attempt it. तो अगली बार से आपको टाइमली असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है ना, और उसको सबमिट कर देना है, सो दैट वी विल बी एबल टू हैव एन आइडिया
कि आपने कहाँ गलती की। देखो बेटा, आपकी गलती निकालना ही हमारा काम है। If we will not tell you what mistake you are doing, that means you will keep on repeating that mistake. और अगर आप मिस्टेक करने के आदी बन गए तो अपने गोल को पहुंचने में फिर बड़ा दिक्कत आएगा। दो ही चीजों में आपको सुधार करना है, एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी। और सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि आपको अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। सो यू हैव टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी अ लॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो इसलिए एक्सक्यूज मी हाँ बच्चा बोलो। सर, व्हेन यू सेंड द टीपी ना सर, कैन यू बस टेल आल्सो कि ये भेजिए आप, ताकि फिर मिस वो ना हो You जाए। receive a notification on your email also, and the number that has been registered. तो आप अगर या तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इट मीन्स योर नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो आप एक बार वो क्रॉस चेक करा लो। वो सबके पास नोटिफिकेशन जाता है तुरंत ही, जैसे ही हम अपलोड करते हैं ना बेटा, तुरंत के तुरंत ये जाता है। बट स्टिल वी विल कन्वे यू वन बेसिक थिंग। हम ग्रुप में एक ग्रुप बना लेंगे, तो उस ग्रुप पे हम कन्वे कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। वी विल फॉर्म अ Yes, ग्रुप, sir. है ना, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे और उस पे हम सभी को मैसेज कन्वे कर दिया करें। ऑल ऑफ यू हैव टेलीग्राम्स? ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। हमने लास्ट, हाँ, एनीबडी हैज एनी डाउट? Yes, somebody was saying something. नहीं, ठीक है, चलो बात करते हैं। इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट अस से फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद sin theta is equal to 2/7, calculate tan theta। ये बहुत छोटे छोटे बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो हमारे यूज में आते हैं। तो टेल मी हाउ विल आई गो अहेड। आपको पता है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, और अगर हमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है एंड इफ आई कैन फॉर्म द ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना हो, अगर हम वो समझ जाएं और उसको डिजाइन कर लें, तो हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिकली तुरंत के तुरंत ट्रायंगल फॉर्म करो। दिस एंगल लेट अस से हमने ये थीटा माना, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा? परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेन्यूस हो गया 7। सो फ्रॉम 2 and 7 व्हाट वी कैन डू, क्या हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना होगा बेस? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस विल बी द बेस। अब अगर हमको बेस मिल गया तो क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? क्या होगा बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू 2 by root over 7 square minus 2 square, that is root 49 minus 4 root 45, which we can write it as 2 by 3 root 5. Try out.
अच्छा बेटा, ये जो क्लास थी आपकी टुडेज क्लास, दैट इज नॉट द शेड्यूल्ड क्लास, है ना? और ऐसी क्लासेस आपको होंगी वंस यू फिनिश वन डीपीपी। तो हर डीपीपी का एक जो डिस्कशन क्लास रहेगा, तो उसके लिए आप स्पेशली ध्यान दें। ये तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से जो भी क्लास होगी दैट विल बी डीपीपी डिस्कशन क्लास। आधे घंटे या 45 मिनट्स का होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डीपीपी और उससे रिलेटेड डिस्कशंस करने हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, जो भी आपको डीपीपीज वगैरह मिली हैं उनको ध्यान रखकर। हाँ बताओ क्या वैल्यू आई? 12 अपॉन कॉट थीटा इज, लेट अस से ये थीटा है, तो कॉट थीटा क्या हो गया बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस आपके लिए हो गया 13 और परपेंडिकुलर आपके लिए हो गया 12। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट ओवर 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 स्क्वायर होता है 144। हाउ मच इट इज? 160 and 140, 300 and 313. So root 313. So I'll get it as sin theta. Sin theta is perpendicular upon base, that is 12 by root over 313. So the first thing is we should understand कि जो भी ये वैल्यूज हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। Let us talk about the next thing, value of trigonometric ratios for standard angles. Value of trigonometric ratios for standard angle. This also we all know. अगर आपको बोला जाए जो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड एंगल यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल होते हैं बेटा? नॉर्मली जो हम यूज करते हैं 30, 45, 60, 90, ये बेसिक एंगल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, है ना? तो अगर हम इन एंगल्स के लिए वैल्यूज की बात करें तो लेट अस से एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको ध्यान रख सकते हैं। यू कैन गो अहेड लाइक दिस। अब आपके पास जो भी वैल्यू है, लेट अस से दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ये वैल्यूज हैं और आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी तो जो है, अगर हमें साइन पता है, कॉस पता है, टेन पता है, तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट दिस, बिकॉज बाकी जो रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ कॉस एंड इनवर्स ऑफ टेन। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी व्हेन एंगल इज 0? यू ऑल हैव रेड दीज वैल्यूज और नॉट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, हाँ, sir. तो बताओ साइन 0 कितना होता है बेटा? साइन 0 इज 0। ये वैल्यू 0 हो गई। इज इट विजिबल और नॉट? No, sir. ओके, ये 0 हो गया। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, है ना? कॉस की बात करें तो कॉस की वैल्यूज की बात करो तो बताओ क्या होगा? कॉस के लिए ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0. Sin by cos is 10, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 0। ये वैल्यू कितना हो गया? 30, that is 1/√3, 1045 that is 1, 1060 is √3 and 1090 is not defined.
तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 45 डिग्री के लिए क्या होता है, 60 डिग्री के लिए क्या होता है, 90 डिग्री, ये तो हमें पता रहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी एंगल्स, अब देखो आप अभी तक जो 9th-10th में पढ़ते आए थे वो 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की बात करते थे, ठीक है। यू वर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स विच वर जनरली लेसर देन 90। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अब जो बात करेंगे वो सारे के सारे एंगल्स लेसर देन 90 डिग्री हो। व्हाट इफ दीज एंगल्स बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, है ना। तो जब हम बात करेंगे, हैव यू नोटेड डाउन दिस? यस सर। So if I say if the angles are greater than 90 degree, तब हम क्या करेंगे, we will follow 3 steps. अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा जो रहेगा, स्टेप 1, कोई भी जो एंगल दिया हुआ है, राइट द एंगल इन फॉर्म ऑफ (90 into m प्लस माइनस थीटा। मतलब कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो आपको उसको ऐसे लिखना है 90 इंटू सम वैल्यू, दैट m वैल्यू हैज टू बी एन इंटीजर, तो 90 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। मतलब 90 के मल्टीपल्स कौन कौन से बेटा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो हमको कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है तो हम उसको पहले दिस वैल्यू प्लस और माइनस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ साइन 240, अब देखो 240 डिग्री जो एंगल है, इस एंगल को आई कैन राइट इट एज 180 प्लस 60, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा? और आई कैन राइट दिस एंगल एज, इस एंगल को मैं 270 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। सो बोथ द वैल्यूएशंस आर करेक्ट, लेकिन आपको लिखना इसी फॉर्म में पड़ेगा। 180 प्लस 60 का मतलब हुआ 90 इंटू 2 प्लस 60, और 270 माइनस 30 का मतलब क्या हुआ बेटा, 90 इंटू 3 माइनस 30। तो अब व्हाट मैटर्स इज वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या है ये मैटर करता है सेकंड स्टेप के लिए। तो पहला काम तो ये है कि आपको जो भी एंगल दिया जाए आप उस एंगल को किस फॉर्म में लिखोगे, 90 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे। इज देयर एनी डाउट इन दिस? पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। अब द मोमेंट आई हैव रिटन दिस एंगल, नाउ वी विल मूव फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 जो है, इट टेल्स अस कि जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो वो फंक्शन एक्चुअल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, और कन्वर्जन ऑफ फंक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ m। अगर मैं कहता हूं इफ m इज इवन, m कैसा है बेटा, m एक इवन नंबर है, तो इन दैट कंडीशन नो चेंज इन फंक्शन विल टेक प्लेस, नो चेंज इन फंक्शन। मतलब मैंने लिखा, अगर सपोज इसी सिचुएशन की बात करें, मैंने लिखा साइन ऑफ 180 प्लस 60
इस फॉर्म को, ये 180 क्या है बेटा, 90 इंटू 2 है, 90 इंटू 2 लिखने का मतलब हुआ ये इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल है तो हम इस पूरे टर्म को रिप्लेस करके इक्वल टू सीधा सीधा लिख सकते हैं साइन 60। देयर विल बी नो चेंज इन फंक्शन, यहां पर भी साइन था, यहां पर भी साइन रहेगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस और नो? नहीं आया समझ में? सर हाँ बच्चा बोलो। सर वो जो लाइक इफ इट्स इवन तो उसके बाद हम पूरा साइन 60 लिख देते हैं, हाँ। बट 180 वाला पार्ट गायब हो जाता है। हाँ, दिस टर्म इज रिप्लेस्ड, इसी का तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं भाई। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू 60 इटसेल्फ। अगर कैसा नंबर है, कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। मान लो अगर यहां पर होता साइन ऑफ 270 माइनस 30 लिखा होता, ठीक है, तो क्या हम इसको साइन 30 लिखते? तब नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 270 जो है वो 90 इंटू 3 है, मतलब ये ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल के लिए हमको इस फंक्शन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये फंक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। दिस इज द स्टेप 2। ये कब है? जब m इज इवन। एंड अगर मैं कहता हूं इफ m इज ऑड, तब क्या होता है? m अगर ऑड है तो उस कंडीशन में फंक्शन चेंजेस, और फंक्शन कैसे चेंज करता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। जो साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन चेंजेस इनटू कॉस, ऑब्वियसली कॉस विल चेंज इनटू साइन। मतलब अगर साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब होगा बेटा? जब m की वैल्यू क्या हो? ऑड। मतलब अगर जैसे इसको हमको लिखना था साइन 270 माइनस 30 को, इसको हमको शॉर्टन करना था, तो हम क्या लिखते बेटा? साइन फंक्शन है, साइन को चेंज कर दोगे आप कॉस में, तो ये वैल्यू को आप पूरा, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप cos 30 लिख सकते हो। Are you getting this point or not? यस सर। So first function, अगर m odd है तो sin changes into cos, cos changes into sin। Second thing, अगर हम बात करें 10 की बात करें तो 10 changes into cot and cot changes into 10। Same way, cosec changes into secant and secant changes into cosec। तो ये फंक्शन इस तरीके से चेंज होते हैं। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 तक कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। Let us move on to the step 3। अभी तक देखो बेटा, अभी हमने सिर्फ 2 ही चीजें सीखी। एक तो पहले तो एंगल को कन्वर्ट करना और उसके बाद फंक्शन को कन्वर्ट करना। लेकिन अभी भी हमने पूरा वैल्यू नहीं लिखा है। मतलब दैट वाज नॉट द फाइनल वैल्यू कि आपने लिख दिया साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका मतलब आपने इसको cos 30 लिख दिया। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। There is one step that also we have to take care of, and that step is step 3. Apply AS
rule for साइन वैल्यू। जो साइन आना है, पॉजिटिव साइन आना है कि नेगेटिव साइन आना है, वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये जो रूल है हमको एएसटीसी रूल से ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चेक करने के लिए अपने को कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? एएसटीसी रूल। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज एएसटीसी रूल? ASTC rules tells us about the coordinate system, और उस coordinate system में let us say ये हमारे लिए coordinate system है। अब इस coordinate system में अगर हम बात करें, so in this coordinate system this one is first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल जो है वो कहां से कहां तक है बेटा? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहां से अगर आप घूमोगे तो इधर से इधर तक जाओगे, एंगल क्या होगा बेटा? एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ रहेगा। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल कहां से कहां तक है बेटा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बेटा? एंगल इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री। एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल इज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब बात करते हैं बेटा, आपको कौन सा एंगल दिया था बेटा? यू हैव बीन प्रोवाइडेड साइन 240 दिया था ना। तो 240 जो एंगल है बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एएसटीसी रूल्स टेल्स अस कि हर क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर ऑल। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहां पर ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। आजकल तो पॉजिटिव बोलने से डर लगता है। सो हियर ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन या फिर इसका इनवर्स दैट इज कॉसिक फंक्शन, दीज टू आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट इज स्टैंड्स फॉर टी। टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन और tan का इनवर्स दैट इज cot फंक्शन, दीज टू आर पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में C स्टैंड्स फॉर cos। तो cos फंक्शन और secant फंक्शन, these two are positive। Is that understood or not? तो एएसटीसी रूल हमें यह बताता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है तो सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant। तो हमें जो वैल्यू दी गई थी बेटा वो किसकी दी गई थी? साइन ऑफ 240। मतलब पहला चीज तो ये एंगल पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फंक्शन है साइन, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बेटा? दिस इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर माइनस साइन एक और आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. This is how we convert any sort of angle that is given to us into the specific values जिनको हम कैलकुलेट कर सके। Let us say for example, अब मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ बेटा, सर अगर हमें 245 कैसे करते हैं?
आमंत्रण एंड आदित्यवीर, बेटा आप लोग गलत क्लास में ज्वाइन कर रहे हो। किसका फोन था? आईडी तो सही दिया करो। हाँ बेटा, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग? Sir, if we have given 245 instead of 240, That- then how would we do? दैट डजंट मैटर। अगर आपको 245 दिया हुआ है, आई वुड हैव रिटन एज साइन 245 डिग्री वैल्यू एज साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 65 डिग्री, है ना? या फिर लेट अस से 270 माइनस, तो दिस वैल्यू वुड हैव बिकम एज साइन ऑफ 65 डिग्री, एंड सिंस दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150, हाउ विल आई गो अहेड? नाउ 150 आई विल राइट इट एज, क्या लिखेंगे बताओ? 90 साइन 90 प्लस 60 और 180 माइनस 30, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट एज, है ना? अब सिंस आई हैव रिटन 90, दैट इज 90 इंटू 1, तो ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? इट इज एन ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब साइन को चेंज होना पड़ेगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। सो इट विल बिकम एज कॉस 60। नाउ आई हैव टू सी दैट दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बताओ साइन 150 को देखो, इट इज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस कॉस 60। एंड वी नो दैट कॉस 60 वैल्यू इज हाउ मच? कितना होता है कॉस 60? 1/2। सो दिस वैल्यू इज प्लस 1/2। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. कोई मुझे बेटा ये बता सकता है वाई डज दिस ASTC रूल इज एप्लीकेबल? ऐसा क्यों होता है कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव? तो बेटा जब हम एंगल लेते हैं इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, द मोमेंट आई विल टेक एन एंगल, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब इन चारों क्वाड्रेंट को देखें। व्हेन आई गो फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे लिए क्वाड्रेंट सिस्टम ऐसे है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना? अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो टेल मी, द मोमेंट यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिनोट कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव। सो दिस बेस इज पॉजिटिव ओवर हियर एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड है कि नहीं है बेटा? सो परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हाइपोटेनियस लोगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब बताओ, अगर बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है किसी भी तरह से? कोई भी रेशियो का नेगेटिव हो सकता है?
नहीं हो सकता, इसलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है, कॉट, सिकेंड, कॉट, जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सेकंड में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, परपेंडिकुलर तो अभी भी पॉजिटिव है बेटा, हाइपोटेनियस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अब जो बेस है वो बेस नेगेटिव हो गया। इसलिए यहां पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर ये तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो क्या रहेंगे, वो नेगेटिव रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नॉट? हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो इसलिए ये दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और बाकी कोई भी और रेशियो निकालो तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब थर्ड में, अब आप समझदार हो गए होगे, थोड़े थोड़े हो गए कि नहीं हुए? Sir. तो बताओ थर्ड में क्या होगा? थर्ड में बेस नेगेटिव रहेगा एंड परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब बताओ, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन और कॉट यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगे। इधर आ जाओ, यहां पे बताओ क्या क्या पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। बताओ कौन सा चीज पॉजिटिव होगा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, हाइपोटेनियस बाय बेस भी क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी सिकेंड थीटा। तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना मेरी? नोट इट डाउन। Yes, sir. सर हाँ बच्चा, सर एक क्वेश्चन था पर वो इससे रिलेटेड नहीं था। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने कल करवाया था तो आपने स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री के एंगल करवाए थे तो उसमें आपने बताया था कुछ वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेरियस वेक्टर, तो मुझे वो नहीं पता क्या है। ओके ओके ओके, ये हो गया बेटा। हैव यू नोटेड डाउन दिस? Yes, sir. बेसिकली मैंने ये बोला था बेटा कि अगर आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, है ना, लेट अस टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम वेक्टोरियली देखें तो एक रेडियस वेक्टर ये हो गया, एक रेडियस वेक्टर ये हो गया, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं ना, रेडियस की लेंथ बराबर होती है। अब यहां से अगर हम सर्कल ड्रॉ करें the circle would have been drawn somewhat like this. ये सर्कुलर आर्क का कुछ सेक्शन है ना। अब जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की लोकेशन को बताता है वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है।
तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया इनिशियल सिचुएशन और ये अगर हो गया फाइनल सिचुएशन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां। तो अभी जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो यहां पे डिटेल में समझेंगे, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखेंगे। ये मान लो आर इनिशियल है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आर फाइनल हो गया। इसको ऐसे समझो बेटा, आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, तो आप फाइनली यहां से यहां पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल। वेक्टर एडिशन का मतलब यही होता है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा वो बेसिकली दो ये जो वेक्टर्स हैं रेडियल वेक्टर्स, इनका डिफरेंस होगा। ठीक है? एनी अदर डाउट? So we will wind up today's session. Second DPP will be uploaded very soon. तो आपको मैसेज भी मैं डलवा दूंगा एंड उसको सॉल्व करके फिर सेकंड DPP सेशन हम अगले 2-3 दिन बाद लगाएंगे। ठीक है? ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.